Hello students, good morning, good afternoon, good evening. I am your YouTube teacher and we are watching Socially Social. So today we are going one of the most important topic of geography. Generally this topic is in textbook or syllabus of 10th class CBSE board, which name is Forest and Wildlife Resources. Part 1 we are given here because this part we are going to discuss in two parts. So chapter number 2 की अगर बात करते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ऑलरेडी इन द फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज रिसोर्स और व्हाट आर रिसोर्सेज. सो हमें क्या पता चला था? सो ऑल द थिंग्स, हम जब हमने रिसोर्सेज की मीनिंग देखा था तो हमें ये पता चला था कि all the things which can be used to satisfy our needs. Our needs means we are human beings. So all the resources which can be used to satisfy human needs are called resource and resources. ये हमने देखा था. So out of so many resources, one of the most resources which is forest and wildlife resource, यहाँ पर हम देखने वाले. तो जब भी हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो एक बात हमारे ध्यान में आती है कि जितना भी हैबिटेट है एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव, जहां पर हम क्या करते हैं, रहते हैं, हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी. उसमें क्या है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है. अब आप ये भी बोल सकते हैं कि सर ये बायोडाइवर्सिटी क्या है? ऑलरेडी हमने फर्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी और इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. अब भी हमें पता चल जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है. सो इस चैप्टर में हम कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी और व्हाट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. देन फ्लोरा एंड फौना कहां का? इन इंडिया का. देन उसके बाद में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज फाउंड इन इंडिया और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज देखेंगे. देन उसके बाद में व्हाट आर द कंडीशंस और व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन से who are responsible for the depletion of forest, ये भी देखेंगे. डिप्लेशन वाला वर्ड आएगा, डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट देखेंगे और उसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स देखेंगे. देन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किस प्रकार से हो रहे हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. देन इंपैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल लॉस, ये जो बायोलॉजिकल जो लॉस हो रहा है उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, किस किस पर हो रहा है और कौन कौन से चीजों के कारण हो रहा है, ये भी हम देखेंगे. देन जाहिर सी बात है, इतने सारे अगर इंपैक्ट होंगे, इतने सारे अगर एडवर्स इंपैक्ट होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो भी कंजर्वेटिव मेजर्स करना पड़ेगा. सो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ये वाला टॉपिक इस चैप्टर में कवर करेंगे. और देन उसके बाद में टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के टाइप्स कौन कौन से हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे हम क्या देखेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखेंगे हम. देन उसके बाद में कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन. सो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन प्रोसेस में व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिटी का रोल क्या है. मगर हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन अपने पॉइंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं. तो हम बात ये कर रहे थे कि जो एंटायर हैबिटेट है, जहां पर हम क्या करते हैं, रहते हैं, हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी. आप भी देखो, आपको अलग अलग क्या मिलेगा, चीजें मिलेंगी, प्लांट्स अलग अलग मिलेंगे, एनिमल्स अलग अलग प्रकार से मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े बड़े जाइंट एनिमल्स तक आपको देखने मिलेंगे. सो ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसका हम ओनली क्या है, पार्ट है. वी आर ओनली अ पार्ट. हम इस बायोडाइवर्सिटी के क्या है, पार्ट है. और पार्ट होने के साथ साथ वी आर वेरी मच डिपेंडेंट किसके ऊपर, ऑन द बायोलॉजिकल सिस्टम, ये जो बायोडाइवर्सिटी है या इसको हमने क्या बोला है, बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी, इस पर हम बहुत ज्यादा क्या है, डिपेंड है. काय के लिए, फॉर अवर ओन एग्जिस्टेंस. हमें खुद को एग्जिस्ट करने के लिए किस पर डिपेंड होना होता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे हमें डिपेंड करना पड़ता है. तो यहाँ पर ये देखिए कि जितने भी हम क्वालिटी लाइफ क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जितने भी हम क्वालिटी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं मिली है. तो इसके लिए क्या है, जो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म
ये सब क्या करते हैं, दिस क्रिएट अ क्वालिटी ऑफ एयर। ये जो प्लांट्स वगैरह रहते हैं क्या करते हैं, एयर जो हमें ऑक्सीजन वगैरह प्रोड्यूस करने का, प्रोवाइड करने का काम कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, फ्रेश एयर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और उसी को हम क्या करते हैं, दैट वी ब्रीथ, जिसको हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। जो वाटर है दैट वी ड्रिंक, पानी को हम पीते हैं। देन उसके बाद में अगर करेंगे द सॉइल, सॉइल की अगर बात करें, दैट प्रोड्यूस अवर फूड, जो हमारा क्या करता है, फूड प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर ये भी बोला है कि विदाउट एयर, विदाउट वाटर, विदाउट फूड इज इट पॉसिबल टू सर्वाइव, बिल्कुल नहीं। तो इनके बिना हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो ये जो सारी जो चीजें हैं, ये जो सारी चीजें, ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल इन ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब आप ये भी सोचते होंगे कि सर आप बार बार बायोडाइवर्सिटी इस वर्ड का यूज करते हैं, या तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इस वर्ड का यूज करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। तो ये मीनिंग बहुत ही इजी है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स जो कहां पर एग्जिस्ट करते हैं, अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, उस वेराइटी ऑफ प्लांट्स ऑफ एनिमल्स को ही हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। समझ में आया कि प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज जो कहां पर एग्जिस्ट करती है, अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। कुछ बच्चे भी बोलते होंगे सर एक बका, सॉरी 100 बका एक लिखा, बड़बड़ करने से अच्छा है कि लिख कर ही बता दीजिए। चलो नोट करने की कोशिश करते हैं, आप भी अगर हो सके तो नोट करना, मगर नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, जैसे ही हम लिख लेंगे आपको डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लर्न हो जाएगी। तो बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो द वेराइटी, कौन सी वेराइटी, दैट वी सी द वेराइटी, यानी अलग अलग पाना काय का, कौन सा, दैट वी सी, कहां पर, इन द लिविंग थिंग्स, इन द लिविंग थिंग्स, द वेराइटी दैट वी सी इन द लिविंग थिंग्स। अब ये कहां पर होते हैं, कहां पर होते हैं, दैट एग्जिस्ट ऑन दी अर्थ, देन उसके बाद में कुछ भी लगा सकते हैं आप, इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो द वेराइटी दैट वी सी इन द लिविंग थिंग्स, क्योंकि प्लांट्स एनिमल दोनों काय में आएंगे, लिविंग थिंग्स में आएंगे। सो इसलिए तो ये जो प्लांट्स और एनिमल की जो वैरायटी है, जो कहां पर एग्जिस्ट करती है, विच एग्जिस्ट ऑन दी अर्थ, इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये जब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जब बात करते हैं, डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में नहीं है, हो सके तो बिल्कुल ही इजी है, याद कर लीजिए, नहीं तो फिर हमारे जब भी आप वीडियो देखेंगे आपको 1 मिनट में लर्न हो जाएगा। देन बायोडाइवर्सिटी तो हमें समझ में आ गया कि प्लांट्स और एनिमल्स की जो वैरायटी है, जो कहां पर एग्जिस्ट करती है, अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। देन उसके बाद में देखेंगे फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। अब जाहिर सी बात है, फ्लोरा और फौना क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत बच्चों को होता है, आपको नहीं होता होगा शायद। सो कभी कभी फौना कैटेगरी को हम फ्लोरा में ला लेते हैं, फ्लोरा को कभी कभी फौना में ला लेते हैं। तो जितने भी प्लांट्स आते हैं वो सब काय में आएंगे, फ्लोरा में आएंगे, और जितने भी एनिमल्स है वो काय में आएंगे, फौना में आएंगे। बिल्कुल ही इजी काम है, इजी टू रिमेंबर। सो जितने भी प्लांट्स आएंगे वो फ्लोरा में आएंगे, जितने भी एनिमल्स आएंगे वो फौना में आएंगे। तो हमारे इंडिया में फ्लोरा और फौना की क्या कंडीशन है, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, इस टॉपिक की तरफ हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, इंडिया की जब बात करते हैं, तो इंडिया में हर चीज में हमें क्या मिलती है, वैरायटी मिलती है, हर चीज में देखो, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल, इवन रेट ऑफ लिटरेसी अनइक्वल,
हर चीज में हमें क्या मिलता है, इनइक्वालिटी मिलती है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं मिलता है, एक जैसा नहीं मिलता है, इवन नहीं मिलता है। सो इंडिया हैविंग अ वैरायटी इन बायोडायवर्सिटी, और ये बोला गया है कि वर्ल्ड की जितनी भी स्पीसीज है, अब स्पीसीज यानी क्या, प्रजातियां, स्पीसीज मींस प्रजातियां, तो दुनिया में जितनी भी क्या मिलती है, हमें क्या मिलती है, स्पीसीज मिलती है, किसकी किसकी, फ्लोरा एंड फौना की। उसमें से 8% जो स्पीसीज है वो कहां पर मिलती है, हमें देखने को मिलती है, इंडिया में मिलती है। अब ये आप ये भी बोल सकते हैं कि सर 8% यानी कितनी होती है, 8% यानी लगभग कितनी स्पीसीज होती है। सो 1.6 मिलियन प्रजातियां, स्पीसीज हमें कहां पर देखने को मिलती है, इंडिया में देखने को मिलती है। इसलिए इंडिया को क्या बोला जाता है, स्वर्ग बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार का क्या है, इंजॉयमेंट है। वो बात अलग है, हम अध्यात्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं। सो इंडिया में जो स्पीसीज है बहुत ज्यादा, जो दुनिया में जो मैक्सिमम जो स्पीसीज मिलती है उसमें से 8% स्पीसीज हमारे अकेले इंडिया में मिलती है। तो ये जो स्पीसीज होती है इनका जो इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में कितना है आप समझ सकते हैं। हम फ्लोरा और फौना के ऊपर ही डिपेंड है। इवन आप तो बोलते हैं कि जो प्लांट्स है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर माने जाते हैं, उसके ऊपर हम एंटायरली डिपेंड है, काय के लिए, फॉर द फूड रिक्वायरमेंट। सो ये जो फ्लोरा एंड फौना है इसके ऊपर हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डिपेंड है। सो दिस आर टू मच इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ आल्सो। बट यहाँ पर देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द स्पीसीज क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होते जा रही है। नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। दे आर गोइंग डिक्रीज डे बाय डे, वो उनकी संख्या कम होते जा रही है। अब ये जो अगर संख्या अगर कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है इट विल इम्पैक्ट ऑन द बायोडायवर्सिटी, और बायोडायवर्सिटी पर अगर उसका इम्पैक्ट हो गया सो डायरेक्टली उसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा, हमारे ऊपर होगा, ह्यूमन बींग्स के ऊपर होगा। तो यहाँ पर ये बोला है कि जनरली एनिमल्स की अगर बात करते हैं, फ्लोरा और फौना में एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं। तो एनिमल्स की बात करते हैं, यानी इसकी बात करेंगे हम। फौना की अगर बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, फौना की बात करेंगे, तो 20% जो मैमल्स है, 20% जो मैमल्स है वो कौन सी कैटेगरी में आ रही है, थ्रेटेन्ड कैटेगरी में आ रही है, या तो क्रिटिकल कंडीशन में। अब क्रिटिकल कंडीशन आपको समझ में आता है, क्रिटिकल बोल दिया है ने क्या होगा, कोई भरोसा नहीं। मान लेते ऐसा कभी ना हो कि कोई हमारा जान पहचान वाले हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके कोई और जान पहचान वाले आ गए, हम पहले पहुंच चुके, वो पूछते हैं अभी भाई साहब की तबीयत कैसी है, तो हम क्या बोलते हैं, बोलते नहीं है, क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द जो मैमल्स है, 20% जो स्पीसीज, मैमल्स की जो स्पीसीज है इंडिया में, वो कौन से कंडीशन में है, थ्रेटेन्ड कैटेगरी में आ रही है यार, क्रिटिकल पोजीशन में है। अगर फ्लोरा की बात करते हैं, प्लांट्स की अगर बात करते हैं, तो 10% जो स्पीसीज है वो भी कौन से कंडीशन में आ गई है, कौन से कंडीशन में या कौन से सिचुएशन में आ गई है, क्रिटिकल सिचुएशन में आ गई है। तो अभी आप बोलेंगे कि सर कुछ एक दो एग्जांपल्स भी दे दीजिए। तो जैसा देखे होंगे चीता, हमने नाम सुने, चीता हो गया, उसके बाद में ब्लैक हेड डक हो गया, उसके बाद में माउंटेन क्वेल हो गया। ये जितने भी एनिमल्स है ये क्या है, these animals are on the stage of extinction। ये विनाश के कगार पर है, इनकी जो स्पीसीज है वो खत्म होने के कगार पर है। अगर सपोज अगर किसकी बात करते हैं, प्लांट्स की अगर बात करते हैं, तो मधुक्का, उसके बाद में मधुक्का इंसिग्निस या इंसिग्निस बोलते हैं, मधुक्का इंसिग्निस को क्या है, एक महुआ जो प्लांट है उसकी वैरायटी है। सो ये भी कौन से स्टेज के ऊपर है, एक्सटिंक्शन के स्टेज के ऊपर है। तो ये क्यों होते जा रहा है, बिकॉज वी आर कटिंग नेचुरल फॉरेस्ट। नेचुरल फॉरेस्ट को हम क्या करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। सर किसके लिए काटते जा रहे हैं,
आपको भी मालूम है क्यों कटते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का एक्सपांशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो कर रही है तो फूड रिक्वायरमेंट ज्यादा है। फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर एरिया बढ़ाने के लिए हम जो फॉरेस्ट एरिया है उसी को कम कर देते हैं। कभी कभी नेचुरल फॉरेस्ट को काटकर हम क्या करते हैं, कमर्शियल बेसिस पर फार्मिंग करने के लिए प्लांटेशन फार्मिंग की तरफ मूव कर लेते हैं, जो नेचुरल हैबिटेट को क्या करता है, कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। उसके बाद में नदर ईस्ट की कुछ स्टेट्स देखे होंगे जहां पर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है, जहां पर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है। जनरली जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती है उनके द्वारा स्लैश एंड बर्न टाइप का एग्रीकल्चर होता है। स्लैश एंड बर्न क्या किया जाता है, एक जंगल का जो एरिया रहेगा सबसे पहले उसको क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा, उसके बाद में उसको जला दिया जाएगा, यानी वो जंगल वाला एरिया क्या हो गया, लकड़ी वकड़ी क्या हो गई, पूरा जल गया, जो क्रीपर्स वगैरह हो गए सब क्या हो गए, जल गए। और तो क्या करते हैं, खेती करते हैं। और ये जो खेती बहुत ही ट्रेडिशनल लेवल की होती है, तो जब भी उसकी फर्टिलिटी कम होती है तो फिर से वो नई जगह जाकर सेम प्रोसेस करते हैं। तो इस प्रकार का जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, जिसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, इसके भी कारण बहुत ज्यादा हमारा नेचुरल फॉरेस्ट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हमने फ्लोरा और फौना की जो कंडीशन देखा था इंडिया में, वो अच्छी है क्या, बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना आर ऑन द स्टेज ऑफ एक्सटिंक्शन। और इसके लिए सपोज अगर समय रहते अगर उन पर ध्यान नहीं दिया तो क्या हो सकता है, जैसा हमने चीता की बात करते हैं, एशियाटिक चीता है ना, जो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। तो ऐसे उसकी कैटेगरी में और कुछ एग्जांपल्स हम क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। तो कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। देन उसके बाद में देखेंगे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, जो किसने उसको क्लासिफाई किया है, IUCN। अब ये IUCN क्या है, सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इनने क्या किया था, एक सर्वे किया था। और सर्वे करने के बाद में हमारे जो प्लांट्स और एनिमल की क्या है, स्पीसीज है, कि कौन सी स्पीसीज, प्लांट्स एंड एनिमल की जो स्पीसीज है, इनको अलग अलग कैटेगरीज में क्या किया था, कैटेगराइज किया था। अब ये आप ये भी बोल सकते हैं कि सर कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। हम उसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे, क्योंकि हम जाने ही जाते हैं आसान भाषा में समझाने के लिए। तो ये जो IUCN ने जो क्लासिफिकेशन किया है, इसका क्लासिफिकेशन किया है प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज का जो क्लासिफिकेशन किया है, वो क्लासिफिकेशन का पहला उन्होंने क्लास दिया है, पहला उन्होंने स्पीसीज को क्या किया, क्लासिफाई किया है, लिख नहीं रहा है कोई बात नहीं। पहला स्पीसीज को क्लासिफाई किया है नॉर्मल स्पीसीज, कौन सी, नॉर्मल स्पीसीज हो गया। अबे नॉर्मल स्पीसीज क्या है, जिसका पॉपुलेशन लेवल क्या है, नॉर्मल लेवल का है। द स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर्ड एज टू बी नॉर्मल, काय के लिए, फॉर देयर सर्वाइवल, यानी किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए उनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, नॉर्मल लेवल पर है, उन स्पीसीज को क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्पीसीज। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी जो संख्या है, उनकी जो काउंटिंग है, वो क्या है, एक अपने नॉर्मल लेवल पर है। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से आते हैं सर, जिनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, ठीक ठाक है। तो जैसा हो गया कैटल, अगर एनिमल्स की अगर बात करते हैं तो कैटल, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आल्सो। प्लांट्स की बात कर लेते तो सल, है ना। देन उसके बाद में और एक एनिमल की बात कर लेते, रोडेंट्स, जिसको रैट्स वगैरह बोलते हैं आप। और एक प्लांट्स ले लेंगे तो पाइन ट्री, इनकी पॉपुलेशन क्या है, ठीक ठाक है। सो ऐसी जो स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन क्या हो
क्या हो, नॉर्मल हो, उनको बोलते हैं नॉर्मल स्पीसीज। यानी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल स्पीसीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड उन्होंने, सॉरी इट इज नॉट वर्किंग, गुड। सो सेकंड स्पीसीज किसने दिया है, किसने दिया है, IUCN ने दिया है, वो है इंडेंजर्ड स्पीसीज। कौन सी, इंडेंजर्ड स्पीसीज, कौन सी, इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज। अरे इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, क्या है, व्हिच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी ऐसी स्पीसीज जो कहां पर आ रही है, एक्सटिंक्शन के कगार पर आ रही है, एक्सटिंक्शन के कगार पर आ रहा है, या तो उनका जो सर्वाइवल है, जो उनका जो सर्वाइवल है, उन स्पीसीज का जो सर्वाइवल है वो क्या है, डेंजर जोन में, किसके कारण, ड्यू टू सम नेगेटिव फैक्टर्स, ड्यू टू सम नेगेटिव फैक्टर्स। अब नेगेटिव फैक्टर्स क्या करते हैं, बहुत सारे लोग उसकी हंटिंग करते जाते हैं, उसकी पोचिंग करते जाते हैं, है ना, बहुत सारे अपने इंटरटेनमेंट के लिए उनको मार देते हैं, बहुत सारे लोग जंगल की कटाई कर देते हैं कमर्शियल बेसिस पर, इस पर, उस पर, उस पर। तो जाहिर सी बात है, फॉरेस्ट एरिया भी अगर कम होगा तो हमारी एनिमल स्पीसीज के ऊपर या हमारा जो फौना है उसके भी ऊपर क्या होता है, इफेक्ट होता है। सो इंडेंजर्ड स्पीसीज आपको समझ में आऊंगा कि जो किधर किधर कहां पर जा रहे हैं, व्हिच आर मूविंग इन द एक्सटिंक्शन मोड, एक्सटिंक्शन के तरफ जा रहे हैं, इन द स्टेज ऑफ एक्सटिंक्शन, उनको बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। अभी तो थोड़ी सी ठीक ठाक है, मगर ऐसा ही सपोज अगर नेगेटिव फैक्टर्स अगर कंटिन्यू रहे तो एक समय ऐसा आएगा जो कहां पर चले जाए, अभी कम है मगर ऐसा ही अगर चलता रहा तो क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्शन के तरफ जाएंगे। तो जैसा क्रोकोडाइल, इसका एक एग्जांपल, क्रोकोडाइल इस कैटेगरी में आता है, ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लिखते, बस बता देंगे आपको। क्रोकोडाइल्स हो गया, उसके बाद में ब्लैक डक हो गया, उसके बाद में इंडियन वाइल्ड एस हो गया, राइनो, लायन, ये सब काय में आते हैं, इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। तीसरी कैटेगरी यहां पर दिया हुआ है वल्नरेबल स्पीसीज, कौन सी, वल्नरेबल स्पीसीज, वल्नरेबल, वल्नरेबल स्पीसीज। ये किसने क्लासिफिकेशन किया है, IUCN ने किया है। अगर वल्नरेबल स्पीसीज क्या होती है कि इनकी भी पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्लीन होते जा रही है। कौन से लेवल पर, कौन से लेवल पर, कौन से लेवल पर, जो कौन से कैटेगरी में आएंगे, अगर ऐसी अगर कम होते गए तो कौन से कैटेगरी में आएंगे, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आएंगे। कौन सा, हमने क्या बोला, ऐसी स्पीसीज जिसकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्लीन होते जा रही है, डिक्लाइन होते जा रही है, और वो कौन से लेवल तक आ रही है, इंडेंजर्ड कैटेगरी तक आ रही है, और इंडेंजर्ड के बाद में क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। सो ये जो स्पीसीज है, इस प्रकार की जो स्पीसीज है उनको हम क्या बोलते हैं, वल्नरेबल स्पीसीज। और ये भी अगर, इनकी भी अगर क्या है, पॉपुलेशन ऐसी अगर डिक्रीज होती है ड्यू टू नेगेटिव फैक्टर, ड्यू टू नेगेटिव फैक्टर, ये दोनों में कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं, नेगेटिव फैक्टर्स, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, एक समय में सबसे पहले इंडेंजर्ड स्पीसीज में जाएंगे और उसके बाद में फिर एक्सटिंक्ट में चले जाएंगे, एक्सटिंक्ट अभी हमारा आने का है। सो थर्ड कैटेगरीज IUCN ने कैटेगराइज किया था वल्नरेबल स्पीसीज। ये वल्नरेबल स्पीसीज में कौन कौन से आते हैं, ब्लू शिप हो गया, उसके बाद में एशियाटिक एलिफेंट है, उसके बाद में डॉल्फिन वगैरह है, ये सब काय में आते हैं, वल्नरेबल स्पीसीज में आते हैं। एक आधा क्या करते हैं हम, एग्जांपल लिख देते हैं, एशियन एलिफेंट, ठीक है। देन उसके बाद में फोर्थ कैटेगरीज हमारी दी हुई है रेयर स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, सॉरी रेयर स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रेयर स्पीसीज की अगर बात करते हैं, सो रेयर स्पीसीज क्या है, जिनकी जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी क्या है, कम है,
ऑलरेडी जिनकी पॉपुलेशन पहले से ही क्या है, कम है, मगर ड्यू टू अगेन नेगेटिव फैक्टर वो कम पॉपुलेशन भी फिर से क्या हो रही है, कम होती जा रही है। समझा? जिनकी पॉपुलेशन पहले से क्या है, कम है, मगर ड्यू टू डिक्रीजिंग क्वांटिटी उनकी पॉपुलेशन फिर से कम हो रही है, और जो किसके तरफ में मूव कर रहे हैं, इंडेंजर कैसे कैटेगरी की तरफ मूव कर रहे हैं, या वल्नरेबल कैटेगरी की तरफ मूव कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं रेयर स्पीसीज। फॉर एग्जांपल हिमालयन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स, है ना, हॉर्नबिल, ये सब क्या उसके क्या है एग्जांपल्स है। ठीक है, सो हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो या हॉर्नबिल, ये क्या है, रेयर स्पीसीज के क्या है, कुछ एग्जांपल्स है, जो किसने कैटेगराइज किया है, IUCN ने किया है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये हम आपको बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि MCQ में कहीं से भी कुछ भी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछा जाता है। देन उसके बाद में फिफ्थ कैटेगरी यहाँ पर कैटेगराइज की हुई है, और उसका नाम है इंडेमिक स्पीसीज। इंडेमिक स्पीसीज कौन सी स्पीसीज, इंडेमिक स्पीसीज। अब ये इंडेमिक स्पीसीज को किसको बोलते हैं, सो ऐसी स्पीसीज आर दो स्पीसीज हु आर फाउंड इन एनी पर्टिकुलर एरिया। ऐसी स्पीसीज या ऐसी प्रजातियां जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, मगर ये जो स्पीसीज होती है, स्पीसीज है, ये नेचर से क्या मानी जाती है, आइसोलेटेड मानी जाती है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, और इनका भी एक क्या बन जाता है, अलग ग्रुप बन जाता है, इनको बोलते हैं हम इंडेमिक स्पीसीज। जैसा बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर पाए जाएंगे तो अंडमान टील अंडमान में पाई जाएगी, उसके बाद में निकोबार पिजन निकोबार एरिया में पाया जाता है, अंडमान वाइल्ड पिग, उसके बाद में मिथुन जो कहां पर पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ये इसका क्या है, कुछ एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, है ना, निकोबार पिजन। देन उसके बाद में सिक्स और लास्ट यहाँ पर क्या है, कैटेगराइज किया हुआ है, कौन सा, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज की अगर बात कर रहे हैं तो after the research or after the known area where the species is not found, जिस एरिया में कोई स्पीसीज पाई जाती है, रिसर्च करने के बाद में भी या ढूंढने के बाद में भी अगर वो स्पीसीज पाई नहीं जाती, वहां पर देखी नहीं जाती, यानी उस जगह पर वो मिलती नहीं है, उसको हम कौन से कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। आपने देखा होगा कि जो एशियाटिक चीता है, क्या, एशियाटिक चीता, जो 1952 में ही हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि एशियाटिक चीता इज नॉट फाउंड इन आवर इंडिया। दैट्स व्हाई उसको कौन से कैटेगरी में ले लिया था, एक्सटिंक्ट स्पीसीज में, एशियाटिक चीता। ठीक है, सो एशियाटिक चीता, तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज को क्या किया है हमने, मींस IUCN ने किया है, 6 कैटेगरीज में क्या किया है, क्लासिफाई किया हुआ है। देन उसके बाद में हम ये देखेंगे हमारा नेक्स्ट फैक्टर, which are the conditions or factor who are responsible for the depletion of forest area. So फॉरेस्ट एरिया को डिप्लेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। तो जाहिर सी बात है, पहला अगर इसका क्या देखेंगे,
आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इतनी कोई जरूरत नहीं है। आप इसको होप लर्न भी हो गया होगा। सो अगर हम बात करते हैं किसकी, some factors who are responsible for the depletion of forest, तो पहला फैक्टर हम ये देख सकते हैं एक्सपांशन एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज? एक्सपांशन एक्टिविटीज। एक्सपांशन एक्टिविटीज क्या है? अब किसका एक्सपांशन? सो एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सपांशन ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, देन उसके बाद में एक्सपांशन ऑफ रेलवे लाइन, एक्सपांशन ऑफ रोडवेज, ये सब क्या है? एक्सपांशन एक्टिविटीज है। क्या है? एक्सपांशन एक्टिविटीज है। सो ये जो एक्सपांशन एक्टिविटीज है ये भी क्या करती है? एक भी क्या करती है? हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है उसके डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन उसके बाद में हम देखेंगे लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कौन कौन से? लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं वो भी क्या करते हैं? फॉरेस्ट एरिया को डिप्लेशन के लिए हाथ बाहर लगाते हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, मगर वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसा आपने देखे होंगे कि नर्मदा सागर प्रोजेक्ट बना, कहां पर बना है? नर्मदा सागर प्रोजेक्ट कहां है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। उसने क्या किया था कि 40,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया को क्या कर लिया? कवर कर लिया, जिसके कारण वहां पर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या हो रही है? क्रिएट होते जा रही है। सो सेकंड हमने देखा था कि लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, these are also responsible for the depletion of forest। तीसरी अगर बात करते हैं आप, और आपके भी मन में बहुत सारे क्या आ सकते हैं? फैक्टर्स आ सकते हैं, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। माइनिंग एक्टिविटीज, क्या करते हैं? माइनिंग एक्टिविटीज। अब माइनिंग एक्टिविटीज, जहां पर भी माइनिंग एक्टिविटीज होती है तो नो डाउट पोल्यूशन तो होता ही होता है, मगर उसका जो स्मोक वगैरह निकलता है, उसका जो धुआं निकलता है, उसकी जो डस्ट निकलती है, वो डस्ट कहां जाकर आती है? नीचे जाकर आती है। तो आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल में जो बक्सा रिजर्व टाइगर है या बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट है, क्या है? बक्सा रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट है। ये बक्सर रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट, उसी के पास में क्या है? एक डोलोमाइट माइन है। उसके कारण उस माइन का जितना भी डस्ट है, जितना भी स्मोक वगैरह है फैक्ट्रीज का, वो क्या कर रहा है? वहां पर रहने वाले जो स्पीसीज है उनको क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है, जिसके कारण वहां पर जो फ्लोरा और फौना है उसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं क्या हो गई है? हिंडर हो गई है। प्लांट्स की ग्रोथ हिंडर हो गई और फौना को क्या करना पड़ता है? वहां से मूव करना पड़ रहा है। इसके कारण डोलोमाइट माइन के कारण। देन उसके बाद में और एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकता है हमारा ग्रेजिंग, और उसको एक चीज ऐड कर देते हैं, एंड फायरवुड कलेक्शन। क्या? फायरवुड कलेक्शन। सो ग्रेजिंग जनरली जब भी हम ग्रेजिंग करने जाते हैं, जानवरों को चराने जाते हैं, तो जो अपर लेयर है सॉइल का वो तो खराब होता ही होता है, मगर बहुत सारे प्लांट्स का भी क्या होता है? नुकसान होता है। तो फॉडर की हमें व्यवस्था अलग से करना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। या तो फायरवुड कलेक्शन। अब फायरवुड कलेक्शन के लिए भी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये इन्वायरमेंटल या बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं है, या प्लांट्स या फॉरेस्ट के डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, मगर बहुत हद तक फायरवुड कलेक्शन भी क्या है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी फायरवुड कलेक्शन में थोड़ा सा क्या है? अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि जब भी हमें अगर फायरवुड का कलेक्शन करना है तो हम क्या कर सकते हैं? प्लांट्स को जैसा का वैसा रखेंगे, उसकी जो ब्रांचेस है या तो फिर सूखे हुए जो पेड़ है उसको हम क्या कर सकते हैं? एज अ फायरवुड हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, मगर लोग क्या करते हैं? पूरे झाड़ को ही काट देते हैं, जिसके कारण हमारे फॉरेस्ट एरिया में क्या हो रहा है? डिप्लेशन हो रहा है। तो ग्रेजिंग एंड फायरवुड कलेक्शन एक्टिविटीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो ये सारी जो चीजें ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है?
फॉरेस्ट एरिया के डिप्लेशन के लिए। अभी हम देखेंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। जाहिर सी बात है, इतनी सारी अगर नेगेटिव एक्टिविटीज अगर क्या होते रहेंगी, कंटिन्यूअसली चलते रहेंगी, तो हमारे इन्वायरमेंटल का क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, इन्वायरमेंट का लॉस होगा। तो इन्वायरमेंटल अगर डिग्रेडेशन जो हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और क्या हो रहा है, बहुत सारे फौना की हंटिंग हो रही है, उनकी पोचिंग हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, और क्या क्या होते जा रहे हैं, तो उनका और एक्सप्लोटेशन होते जा रहा है, रिसोर्सेज का, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद में पॉइजनिंग बढ़ते जा रही है। फॉरेस्ट फायर भी आजकल बहुत ज्यादा क्या करता है, जगह पर होते रहता है। फॉरेस्ट फायर अगर हो गया, आग अगर लग गई, तो बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है, बहुत ज्यादा वेजिटेशन कवर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो ये सभी के कारण हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, डिग्रेडेड होते जा रहा है। उसके बाद में क्या बोलेंगे, ये जो फैक्टर्स हो गए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का, अभी तक जो हमने देखा था कि हंटिंग होना, पोचिंग होना, और एक्सप्लोटेशन होना, पोल्यूशन होना, पॉइजनिंग होना, तो इसके साथ साथ और हम क्या करते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस का एक्सेस भी कैसा है, अनइक्वल है। कैसा है, अनइक्वल है। हम इक्वली उनको एक्सेस नहीं कर रहे, इक्वली उनको यूज नहीं कर रहे। तो इनइक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेस, हम रिसोर्सेस का कंजम्पशन कैसा कर रहे हैं, इनइक्विटेबल मोड में कर रहे हैं। और पॉपुलेशन भी उसमें क्या करती है, अपना हाथ लगाती है। तो ये जो रिसोर्सेस का हम जो एक्सेस है, वो इनइक्वल कैसा होता है, तो ऐसा सर्वे में देखा गया है कि जो अमेरिकन्स है, वो क्या करते हैं, हमारे जो रिसोर्सेस है 40 टाइम्स मोर कंज्यूम करते हैं कंपेयर टू किसके, सोमालियन लोगों के कंपैरिजन में। ठीक है, इसका मतलब ये जो रिसोर्सेस का जो कंजम्पशन है वो इक्वल नहीं है। अमेरिकन लोग 40 टाइम्स और सोमालियन बहुत ही कम। उसके बाद में इंडिया की अगर बात कर लेते हैं, तो 5% जो रिच पीपल है, कितने परसेंट, 5% जो रिच पीपल है, वो 25% पुअर पीपल के रिसोर्सेज के बराबर क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं। तो जिसके कारण क्या होते जा रहा है, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होते जा रहा है। देन उसके बाद में देखेंगे हम बायोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल लॉस। अब ये बायोलॉजिकल लॉस का अगर हम इम्पैक्ट अगर देखेंगे, प्रभाव अगर देखेंगे, तो सिर्फ बायोलॉजिकल लॉस में सिर्फ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ही नहीं आते, सिर्फ पोल्यूशन ही नहीं आता, सिर्फ डिग्रेडेशन ही नहीं आता, तो क्या होता है, इट इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी आल्सो, अब आप बोलते होंगे किस लिए, ये जो बायोलॉजिकल लॉस सोसाइटी के ऊपर कैसा इंपैक्ट करता है, तो हम ये देखेंगे कि जनरली मोस्टली इन द रूरल एरियाज पानी भरने का काम कौन करते हैं, जाहिर सी बात है लेडीज ही करते हैं, मोस्टली लेडीज ही करते हैं। अब मान लेते हैं ये बायोलॉजिकल लॉस के कारण हमारा क्या हो गया, वाटर साइकिल गड़बड़ा गया और ड्रॉट की सिचुएशन आ गई, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो जो लेडीज अपने घर के सामने कुएं से पानी भरती थी, कुआं भी क्या हो गई, ड्राई हो गई, उसको क्या करना पड़ेगा, दूर तक जाना पड़ेगा। तो ये भी इंपैक्ट सिर्फ किसके कारण हुआ है, बायोलॉजिकल लॉस के कारण हुआ है। बहुत ज्यादा, और एक सेकंड एग्जांपल भी आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है कि जो फायरवुड कलेक्शन का जो काम है वो भी लेडीज से करती है। मान लेते हैं अगर हमारे आसपास में अगर क्या नहीं रहेगा, फॉरेस्ट एरिया नहीं रहेगा, तो फायरवुड कलेक्शन के लिए हमारे लेडीजों को, लेडीज इनको क्या करना पड़ेगा, दूर जंगल तक जाना पड़ेगा, जिसके कारण उनका बहुत ज्यादा क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। अब उनका अगर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, यानी मैक्सिमम उनका समय कहां पर जा रहा है, पानी लाने में जा रहा है,
फायरवुड कलेक्शन में जा रहा है तो घर के तरफ वो ध्यान दे पाएगी क्या? घर के तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाएगी। तीसरी बात और ये देखते हैं कि इसका सोसाइटी के ऊपर कैसा इंपैक्ट होता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी बायोलॉजिकल क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, जब भी हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है तो क्या होता है, या तो ड्रॉट की सिचुएशन क्रिएट होती है या तो फिर फ्लड की सिचुएशन आती है। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है सो हु आर हिटिंग मोर, सबसे ज्यादा इस पर इसका इफेक्ट किसके ऊपर होता है? पुअर के ऊपर की रिच के ऊपर? जाहिर सी बात है इसका इफेक्ट किसके ऊपर होता है? पुअर कम्युनिटी के होता है। और जो पुअर है वो फिर से क्या होते जाते हैं? पुअर बनते जा रहे हैं, मींस पुअर आर गेटिंग पुअरर। एंड उसका फायदा कौन लेते हैं? कि रिच कम्युनिटी लेती है। तो कम्युनिटी में हमारे जो सोसाइटी में क्या होती है, गैप बढ़ती जाती है, एक तरफ में पुअर और एक तरफ में रिच, या तो हमारी जो सोसाइटी है वो भी पुअर और रिच में क्या हो जाती है, बाइफरकेट हो जाती है। सो ये सारी जो चीजें हैं ये किसका इंपैक्ट है? बायोलॉजिकल लॉस का। देन उसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, देन उसके बाद में टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। दिस 3 topics we will cover in next video. So keep watching. Thank you. Share my video, like. Thank you.